हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? इस प्रश्न का जवाब जो है इस सेशन को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। इस सेशन में हम लोग जो है क्लास 5 के पर्यावरण हम पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके तहत ये जो है पार्ट थर्ड है इसका, और टोटल बिहार शिक्षक बहाली का जो है ये फोर्थ लेक्चर है। इस सेशन में जो है हम लोग बीटीसी का निचोड़ को देख रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन इससे निकल सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है क्लास 4 को कंप्लीट किया जा चुका है, और क्लास 5 में हम लोगों ने इन सारे चैप्टर को देख लिया है। तो आज जो है हम लोग सिंचाई के साधन, जितना खाओ उतना पकाओ, रॉस की लड़ाई मलेरिया के संग, ये सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी मालूम होगा बिहार शिक्षक बहाली में जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी जो है इन सारे वीडियो के हेल्प से भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज जो है हम लोग क्लास 5 के अध्याय 6 को देखेंगे, जिसमें सिंचाई के साधन के बारे में बताया गया है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि सिंचाई होता क्या है, ये क्यों आवश्यक है, और इसके विभिन्न साधन क्या है, और सिंचाई के साधन किन बातों पर निर्भर करते हैं। साथ ही में भारत में सिंचाई की स्थिति क्या है, और एक छोटा सा ओवरव्यू जो हम लोग बिहार के ऊपर भी देंगे कि बिहार में सिंचाई की स्थिति क्या है, और सिंचाई से संबंधित जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का एक समरी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी दीपावली की छुट्टी में नाना नानी के घर आया होता है। वो पास के खेत में देखता है कि कुछ खेत जो है वो सूखे हुए हैं, और जहाँ की कोई फसल नहीं है, और कुछ खेत में जो है वो पानी है, और वहाँ जो है फसलें जो है वो हरे भरे हैं। तो इसके बारे में वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे वो पूछते हैं, और फिर उन्हें जो है बताया जाता है कि इसमें सिंचाई के द्वारा पानी आया है, और जो भी चीज़ें उन सभी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई होता क्या है? तो बोला जाता है कि निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। अब समझ गए होंगे कि खेतों को जो है एक निश्चित अंतराल के बाद सिंचाई पानी की उपलब्धता ही जो है सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई की ज़रूरत क्यों है? तो हम लोग क्लास 4 में भी ये देखे थे, उसमें बताया गया था बीजों का बिखरना। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फसलों के लिए जो है वो 3 चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहला मिट्टी, दूसरा पर्याप्त मात्रा में पानी, और पर्याप्त मात्रा में उचित तापमान। तो मिट्टी, पानी और तापमान, ये 3 चीज़ें जो है वो फसलों के लिए आवश्यक होती है। तो पानी का कार्य क्या होता है कि जो खेत में पोषक तत्व होते हैं उनको जो है पौधे में पहुंचाने के लिए का काम करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पौधे में दो तरीके का से उत्तक होता है। एक होता है जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसका कार्य होता है कि जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व हैं उनको जल के सहारे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और जो फ्लोएम होता है उसका कार्य है कि जो वृक्ष के पत्ते जो भोजन तैयार करते हैं उन भोजन को जो है अलग अलग पार्ट में वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो सिंचाई के द्वारा क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में मौजूद, उनको जो है वो पहुंचा दिया जाता है जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में। इसलिए सिंचाई आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि सिंचाई के साधन क्या है। तो सिंचाई के परंपरागत रूप में अगर देखा जाए तो पहले जो है नदी, तालाब और कुओं के द्वारा सिंचाई किया जाता था। अब नई तरीके में नलकूप भी ऐड हो गया, लेकिन इसके अलावा भी और भी नए नए तरीके आ गए। आपने सुना होगा ड्रिप सिंचाई, इसके अलावा स्प्रिंकल के द्वारा सिंचाई की जाती है, ओवर टॉप के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे जो है बहुत कम मात्रा में पानी की खपत होती है, और जितना उन्हें रिक्वायरमेंट होता है उतना जो है वो पानी दे दिया जाता है। तो ये सारे जो है वो नई साधन है सिंचाई के। अब बात करते हैं सिंचाई जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो सिंचाई जो है कई बातों पर निर्भर करती है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो नदियों की उपलब्धता, भौगोलिक संरचना और मिट्टी का प्रकार, इसके अलावा
फसल की प्रकृति भी जो है डिपेंड करती है कि उसे कितनी सिंचाई चाहिए। जैसे कुछ फसल को जो है अधिक मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत होती है और कुछ जो है वो बहुत कम मात्रा में जो है सिंचाई होने के बावजूद वो फसल उगाते हैं। तो इन सारी बातों पे जो है सिंचाई निर्भर करती है। नदियों की उपलब्धता की बात करें तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो है नदी की दो प्रणाली है। एक जो हिमालयन रिवर है जो 12 मासी होता है, मतलब पूरे साल जो है इसमें पानी होता है। कारण ये है कि ये जो हिमालयन ग्लेशियर है उनसे पानी जो है इन नदियों में लगातार आते रहता है। जबकि ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं ये जो है वो 12 मासी नहीं होते, ये मेनली जो है वो पठारी क्षेत्रों से निकलते हैं और ये वर्षा पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है इन नदियों में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर और साथ ही भौगोलिक संरचना, जैसे ये पठारी प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो है वो कठोर चट्टानें पाई जाती है। कठोर चट्टान पाए जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ जो है जो जल का स्रावन है वो नीचे की ओर बहुत कम हो पाता है। साथ ही यहाँ जो मिट्टी है वो भी डिपेंड करती है कि किस प्रकार का सिंचाई होना चाहिए। जैसे कुछ मिट्टी जो है वो जिनकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जैसे काली मिट्टी, उन्हें आप कम पानी भी दे दो वो बहुत लंबे टाइम तक उसे जो है वो ग्रहण किए हुए रहते हैं। तो इन्हें जो है सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। और उसी टाइप से अगर आप रेतीली मिट्टी देखो तो रेतीली मिट्टी में जो है वो अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो एक ये भी रीज़न होता है। और अब जो अलग अलग साधन हैं सिंचाई के, जैसे तालाब, नदी, कुआं, तो उनका यूज़ जो है किस तरीके का होगा। आप समझ सकते हो कि जैसे ये नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नदी अधिक है, तो यहाँ पे नदी ज़्यादा है तो आप यहाँ से नहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है वो आपका नदी होने के कारण उतना अधिक नहीं होगा बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। तो यहाँ पे आप नलकूप के द्वारा या कुआं की खुदाई करके भी जो है सिंचाई का कार्य कर सकते हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि एक तो चट्टानें कठोर है और नदी भी जो है वो 12 मासी नहीं है, तो और वो बारिश पे ही डिपेंड करते हो। तो इधर जो कल्चर है वो है तालाब का। ये लोग क्या करते हैं कि तालाब बनाकर सिंचाई का कार्य करते हैं। ये तालाब में जो है बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर नदियों का पानी जो है ये संरक्षित कर लेते हैं और उसको ये यूज करते हैं। एक रीज़न ये है कि कठोर चट्टान होने के कारण इनका रिसाव कम होता है, जिसके कारण भी जो है ये तालाब का अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। दूसरा, नहर का यूज वैसे जगह पे ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है जहाँ पे नदी में पानी हमेशा उपलब्ध हो, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी में जो है पानी हमेशा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इन क्षेत्रों में नदी से नहर भी कम निकाले जाते हैं नॉर्थ के कंपेरिजन में अगर देखें तो ये सारे कारण है कि साउथ में जो है वो आपको तालाब ज़्यादा देखने को मिलेगा नॉर्थ के कंपेरिजन में। अब इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी सिंचाई का परंपरागत साधन नहीं है। ऑप्शन है नदी, तालाब, कुआं या नलकूप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नदी, तालाब और कुआं ये जो है परंपरागत साधन है, जबकि नलकूप जो है वो नवीनतम साधन में आता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। कुआं और नलकूप, नहर या तालाब। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है वो कुआं और नलकूप है। ये लगभग 56 to 57% पूरे भारत में इसका यूज होता है सिंचाई के लिए। वहीं अगर नहर की बात करें तो नहर की जो मात्रा है वो 31% के आसपास आती है और तालाब जो है वो ज़्यादा नहीं है, लगभग 6 से 7% जो है वो तालाब का यूज होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो ये जो क्षेत्र होगा वो आपका मैदानी क्षेत्र होगा और मैदानी क्षेत्र में अगर आप देखो तो बिहार, हरियाणा, यूपी और पंजाब में सर्वाधिक जो एरिया है वो आपका यूपी का है और यहाँ पे कृषि भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो नलकूपों का सबसे ज़्यादा यूज जो है सिंचाई के लिए वो आपका यूपी में होगा, इसलिए इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वहाँ पे क्यों होता है। उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है तालाब के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक मात्रा में होती है। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में या तो पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इन्हें जो है ध्यान से ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या यूपी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब को आपको मालूम है ये 5 नदियों का राज्य है, यहाँ पे 5 नदियाँ आती है। तो यहाँ से जो है नहर निकालने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ जाता है और बहुत इजी वे में नहरों में जो है जल की उपलब्धता भी हो जाती है और उसका यूज जो है ये लोग सिंचाई के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर पंजाब हो जाएगा। अगला है, कुआं और नलकूप द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो अभी इसका बताया गया था कि यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण इसे जो है कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और काली मिट्टी का यूज जो है मेनली कपास के खेती के लिए किया जाता है। और ये आपका जो दक्कन का एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे इस टाइप की मिट्टी ज़्यादा देखी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, यूपी या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है सिंचित भाग अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फसल को प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता अधिक होती है? ऑप्शन है आलू, गन्ना, कपास या सूरजमुखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ने में जो प्रति हेक्टेयर पानी की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, लगभग 700 से 1500 मिलीमीटर जो है वो जल की आवश्यकता सिंचाई की आवश्यकता होती है इस क्षेत्र में। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में जो है पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप खास ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध, हरीके बांध, उकाई बांध या गांधी सागर बांध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरीके बांध। हरीके बांध जो है वो आपका पंजाब से निकलता है और ये सतलज और ब्यास नदी का जो संगम है वहाँ से ये नहर निकलती है और इस नहर के द्वारा जो है मेनली पंजाब और राजस्थान का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है सिंचाई का कार्य लिया जाता है। पंजाब में इसका यूज जो है वो जल के लिए भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सिंचाई का काम जो है वो आपका राजस्थान में होता है। वहीं अगर बात करें कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी कोसी नहर या सोन नहर? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार से है कि बिहार में त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या मयूराक्षी नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी के द्वारा जो त्रिवेणी नहर में पानी आता है और त्रिवेणी नहर ये पड़ता कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण का जो एरिया है वहाँ पे त्रिवेणी नहर निकलती है। अगला है, सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर जो है इसके पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, सोन नदी से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक से जो है वो सारण सिंचाई नहर निकलती है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? ऑप्शन है सोन नहर, कोसी नहर, गंडक नहर या त्रिवेणी नहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नहर। सोन नहर जो है वो सोन नदी पे है और ये बिहार में आपका जो कौन सा डेहरी का जो एरिया है, डेहरी रोहतास का, वहाँ पे ये जो नहर है और ये बनाया गया था आपका 1875 में। वहीं अगर बात करें त्रिवेणी नहर की, तो ये अभी बताया कि पश्चिम चंपारण में है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1904 में हुआ था और ये बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो है वो आपका चैप्टर है अध्याय 7, जितना खाओ उतना पकाओ। इसमें मेनली बात किया गया है, अगर इसके समरी को देखो तो इसमें बात किया गया है कि पेपर में एक न्यूज़ आता है जिसमें बताया गया है कि कुछ लोग जो है वो बारात में भोजन खाने से जो है
बीमार पड़ गए थे। तो उसी में उसकी माँ बताती है कि अगर खाना जो है वो देरी मतलब बहुत पहले बनाया जाता है, ख़राब हो जाता है बहुत पहले बनाने से, उसके कारण जो है बहुत तरीके की बीमारियां होती है। इसीलिए जो है खाना हमें फ्रेश खाना चाहिए। और ये सारी बातें जो है बताई गई है। और ये भी बताया गया कि खाना जो है वो ख़राब क्यों होता है। तो ये बात करते हैं इसके ऊपर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है इसमें कि किसी खाद्य पदार्थ में किस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर उसके खराब होने का पता चलता है। ऑप्शन है रंग के आधार पे, गंध के आधार पे, आकार के आधार पे, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। रंग और गंध के आधार पे पता चलता है कि कोई जो है खाद्य पदार्थ वो खराब हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या ख़राब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आ जाता है। देखिए आकार में अंतर नहीं आता। अगर आकार को आप देख के नहीं बता सकते कि हाँ उसका जो है वो ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन खाद्य पदार्थों के संरक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन है निर्जलीकरण, प्रशीतन, क्रिस्टलीकरण या निस्तारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्तारण। निस्तारण का यूज जो है वो होता है मेनली आपका पानी को शुद्धिकरण के रूप में। जो छानने का जो प्रोसेस है पानी छानने का, उस प्रोसेस को निस्तारण भी कहते हैं। जबकि निर्जलीकरण में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो पानी है उसको आप किसी भी माध्यम से जो है बाहर निकाल ले तो वो हो गया निर्जलीकरण। प्रशीतन जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या होता है कि एक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर के बाद जो है जो जीवाणु होते हैं खाद्य पदार्थों में वो अपना विकास नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है वो खाद्य पदार्थ वो संरक्षित हो जाता है। क्रिस्टलीकरण आपने देखा होगा, जो अचार बनाया जाता है या फिर मुरब्बा बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि जो चीनी या फिर नमक जो है उसकी जो मात्रा है वो इतनी करती जाती है कि वो क्रिस्टल का फॉर्म में एक तरीके का बन जाता है। मतलब जैसे अगर चीनी का क्रिस्टलीकरण किया जा रहा है तो जो हम लोग पदार्थ यूज कर रहे हैं, मुरब्बा यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो नमी मौजूद है वो जो है बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि वो सुरक्षित हो जाता है। तो इसमें वही बताया गया कि लंबी अवधि तक अगर हमें जो है कोई खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्या तरीके हैं। तो उसके लिए क्या है कि उस खाद्य पदार्थ में जो पानी का अंश है उसे आप निकाल दीजिए। अब उसे निकालने के अलग अलग प्रोसेस है, तो उन्हीं प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे अचार और मुरब्बा को संरक्षित किया जाता है लंबे समय तक इसी विधि के द्वारा। कुछ और भी विधि है जो कि आपको हो सकता है ऑप्शन में देख के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ पदार्थों को हम लोग सुखा के, स्प्रे ड्राइंग करके, फ्रीज ड्राइंग करके, प्रशीतन के द्वारा, फिर एयर टाइट पैकिंग अगर हम लोग करते हैं, डिब्बा बंद करते हैं, या चीनी का क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो उस तरीके से जो है वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है। कभी कभी कुछ खाद्य पदार्थों में जो गैसों का यूज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी मिलाया जाता है। जो आप कोक वगैरह यूज करते हो तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है उसे संरक्षित करने के लिए। कुछ और भी चीज़ें बताया गया, जैसे कभी इनको जो है यूज करने से कुछ पदार्थों में टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है, स्वाद में भी वृद्धि होती है। जैसे अचार बनाने में नमक मिलाना, कुछ पदार्थों में धुआं देना, ये सारी चीज़ें जो है वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का एक तरीका है। तो आप इसे जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है खाद्य परीक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। या आपको इसी को दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि जो डब्बा बंद खाना होता है, वो पैकेजिंग खाना होता है, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए। तो ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या टार्टेरिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज जो है वो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसे खाने का सोडा कहा जाता है, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्म होता है। वही सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने का सोडा होता है, धोवन सोडा। और टार्टेरिक एसिड ये आपका जो है वो टोमेटो में पाया जाता है, तो आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि जो सोडियम बेंजोएट है इसका यूज जो है सलाद को सजाने में कार्बोनेट पे ही, जाम जो जैम होता है, फलों के रस, अचार, ये सब में भी यूज किया जाता है। देखते हैं
अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। इस चैप्टर का अगर समरी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो मलेरिया फैलाने वाले हैं परजीवी, उसकी खोज हुई, उसके वाहक की खोज हुई, और साथ ही कौन कौन से उपकरण हैं जिसके द्वारा जो है हम लोग बीमारियों का पता करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। देखते हैं अब इसको एक ओवरव्यू। बताया गया है कि मलेरिया जो है, पहले इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन है मलेरिया, क्षय रोग, गठिया या प्लेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठिया। गठिया जो है वो एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी मलेरिया, क्षय रोग और प्लेग ये तीनों जो है संक्रामक रोग हैं। अब संक्रामक रोग होता क्या है, तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम लोग संक्रामक बीमारी कहते हैं या रोग कहते हैं। तो मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग है। उसी टाइप से जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, वो भी जो है एक संक्रामक रोग है। प्लेग, प्लेग को आप जानते होंगे, इसे जो है ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, काली मौत के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो वैसे जैसे चूहा वगैरह में कुछ जीवाणु पाया जाता है, उसके कारण ये प्लेग फैलता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग का वाहक क्या है। ऑप्शन है नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स, नर एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है वो जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है। वहीं अगर बात करें क्यूलेक्स मच्छर की, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है वो फाइलेरिया नामक बीमारी होता है, जिसे हाथी पाँव भी बोलते हैं, जिसमें पैर वगैरह जो है वो फूल जाता है। तो वो किसके कारण होता है, क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का आपको ध्यान रखिएगा, ये मादा एनोफ्लीज होता है। अगला मलेरिया रोग का वाहक क्या है, जीवाणु, विषाणु, परजीवी या कृमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परजीवी या प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का जो वाहक होता है वो परजीवी होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस या चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है मलेरिया परजीवी की खोज और दूसरा है कि मलेरिया फैलाने वाले जो वाहक है उसकी खोज। तो जो रोनाल्ड रॉस थे, उन्होंने जो है वो वाहक की खोज की थी कि कौन जो आखिर मलेरिया को फैलाने का कारक है, तो उन्होंने वो पता किया था। लेकिन जो मलेरिया परजीवी है उसकी खोज जो है वो किए थे चार्ल्स लुई अल्फोंस लावरेन ने, और इसके लिए जो है इनको मिला था 1907 का नोबेल प्राइज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया, तो चार्ल्स लावरेन भी आप याद रख सकते हैं कि चार्ल्स लावरेन ने जो है मलेरिया परजीवी की खोज की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है भारत, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर है भारत। जो रोनाल्ड रॉस थे वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भारत के उत्तराखंड में का जो अल्मोड़ा नामक शहर है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं, यहाँ बताया गया कि मच्छरों के काटने से जो है वो मलेरिया फैलता है, और मच्छर जो है मलेरिया के जीवों के वाहक होते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, यहाँ पे एक और बताया गया कि मादा एनोफिल, कहीं पे एनोफिल और कहीं पे एनोफ्लीज मिलेगा, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण जो है वो मलेरिया फैलता है, जो एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुँचाती है इसके कीटाणुओं को। और कीटाणु का नाम क्या है, तो कीटाणु का नाम जो है वो आपको आगे इनोफ्लीज करके नहीं, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम करके इस कीटाणु का नाम है जो परजीवी है उसका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मलेरिया के मच्छर संचरण की खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। पूछा यह जा रहा है कि मलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा संचरित होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, और इस चीज़ के लिए जो है उन्हें नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है 1902, 1905, 1897 या 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1902। 1902 में जो है इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है मलेरिया मानव की किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन है अस्थि मज्जा, तंत्रिका तंत्र, तिल्ली एवं आरबीसी या फेफड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिल्ली एवं आरबीसी। जब ये जो है बोन मैरो को प्रभावित नहीं करता, ना ही जो है तंत्रिका तंत्र को और लंग्स को। ये आरबीसी जहाँ पे डेड सेल होता है
उस एरिया को ही ये प्रभावित करता है। तिल्ली को जो है इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं। तो अगर वो भी आपको ऑप्शन में हो तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है कुनैन दवा, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन है चेचक, काली खांसी, क्षय रोग या मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया का जो उपचार है पहले कुनैन के पत्तों के द्वारा होता था, और आजकल जो इसका दवा बनाया जा रहा है उसमें भी कुनैन का यूज होता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा, स्टेथोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज जो है, जो माइक्रोस्कोप है उसका यूज किया जाता है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। वैसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें क्या होता है कि दो उत्तल लेंस यूज किया जाता है, और इसमें जो है लेंस और फोकस दूरी के बीच जो है वो वस्तु को रखा जाता है, जिसका एक इमेज बनता है, और फिर वही इमेज जो है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इमेज जो है वो बन के आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज होता है। कहीं कहीं पे आपको क्या होगा कि ऑप्शन में जो है ये यहाँ पे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी होगा और यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा, तो वैसे हालात में भी जो है आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज करना है। ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेकेरियस जॉनसन, रोनाल्ड रॉस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार जो है जेकेरियस जॉनसन ने किया था, और इन्होंने जो है ये कहाँ के थे? तो नीदरलैंड के ये नागरिक थे, और 1590 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कागज़ तथा बटर पेपर किस प्रकार का होता है? अपारदर्शी, पारदर्शी या परभासी या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली क्या है कि इसमें एक छोटा सा लाइन दिया हुआ था कि पारदर्शक वैसे पदार्थ होते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच या प्लास्टिक। मतलब वैसे पदार्थ जिसमें जो है जिससे होकर प्रकाश गुजर जाता है आसानी से, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जिससे होकर प्रकाश जो है आर पार नहीं होता उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। और वैसे पदार्थ जिससे होकर जो प्रकाश है वो धुंधला मतलब थोड़ा थोड़ा पार होता है, तो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो तेल लगा हुआ कागज़ है या घिसी हुई जो कांच होती है या बटर पेपर होता है, ये जो है पारभासी का काम करता है। मतलब थोड़े थोड़े अगर यहाँ पे लाइट जा रहा है तो ये लाइट जो है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा ही जो है वो दूसरे पार जा पाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो है वो पारभासी के उदाहरण है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।